फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर से हम लोग 12th क्लास फिजिक्स के लिए एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और जिसमें हम आप लोगों को हर चैप्टर का जो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों केवल एक ही वीडियो लेक्चर में समझाएंगे, जिसमें आप लोगों के बच्चों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी रहेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी रहेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन और उसके न्यूमेरिकल्स भी रहेंगे। यानी कहने का मतलब बच्चों मेरा ये है कि आपको हर लेसन का केवल एक ही वीडियो लेक्चर मिलेगा और उस वीडियो लेक्चर में उस लेसन का सारा इंपॉर्टेंट सिलेबस आपको मिलेगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस बार के लिए। ठीक है, तो आई स्टैंड बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को। और आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों हम 12th क्लास फिजिक्स के लेसन नंबर 1 जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का आज का ये वीडियो लेक्चर रहेगा। ठीक है, तो बच्चों पहले हम इस लेसन के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टैंड, जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ, इस लेसन का, इन लेसन नंबर 1 का जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप हो, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो, ठीक है, समय बचाने के लिए मैंने क्वेश्चन को देखिए स्क्रीन मैंने कॉपी पर लिख रखा है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और आप लोगों को इसके मीनिंग को समझाऊंगा और इसका सोल्यूशन भी आपको हाथों हाथ बताता हुआ चलूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम समझेंगे बच्चों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों को। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या देखिए, इसको समझते हैं। देखिए स्क्रीन पर समझा रहा हूँ, ध्यान से समझे। ये क्वेश्चन है बच्चों, ये वैद्युत क्षेत्र E में P आघूर्ण वाले वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल का आघूर्ण कितना होगा। इसके लिए 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। चलिए देखिए मैं स्क्रीन पर समझा रहा हूँ तो आपको और भी अच्छा लगेगा। देखिए क्वेश्चन क्या, देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है बच्चों, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा क्या है क्वेश्चन, देखिए मैंने क्वेश्चन में ही कहा है, ठीक है, कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है ये, ठीक है, और इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में बच्चों क्या है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया एक समान। ठीक है, मान लीजिए इस पर कोई डाइपोल रखा है ये, ठीक है, इस पर प्लस क्यू चार्ज है, इस पर माइनस क्यू चार्ज है ना, आप लोग जानते हैं। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ है। ठीक है, समझ में आ रही है आप लोगों को। तो इस पर एक टॉर्क लगता है, क्या लगता है, एक टॉर्क लगता है जो इसको द्विध्रुव को घुमाने का काम करता है। यानी ये आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला F बराबर क्यू ई। ठीक है, और ये भी बच्चे एफ बराबर क्या होता है, ये क्यू ई होता है, क्या होता है, ये क्यू ई होता है। ठीक है, तो इसको घुमाने में जो टॉर्क लग रहा है उसकी वैल्यू पूछा है। तो देखिए स्टैंड फार्मूला क्या होता है, फार्मूला बच्चों ये होता है टो बराबर पी ई साइन थीटा, क्या होता है, पी ई साइन थीटा होता है। लेकिन ऑब्जेक्ट आपको विकल्प में क्या मिलेगा इस क्वेश्चन में, विकल्प में बच्चों आपको ये मिलेगा, पहले ऑप्शन में मिलेगा आपको पी डॉट ई, यानी टॉर्क का मान इतना होगा। ठीक है, दूसरे ऑप्शन पे आपको बच्चों मिलेगा आपको पी क्रॉस ई, और तीसरा ऑप्शन मिलेगा बच्चों आपको 0। ठीक है, और चौथे ऑप्शन बच्चों आप लोगों को मिलेगा, जिसका चौथा ऑप्शन रहेगा उसमें मिलेगा आप लोगों को ई क्रॉस पी, ये आपको मिलेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि इस टाइप का आपको एक ऑब्जेक्टिव, तो लैंग्वेज क्या होगी, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझा देता हूँ मैं एक बार फिर से। क्वेश्चन की लैंग्वेज बच्चों ये होगी, वैद्युत क्षेत्र ई जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ठीक है, और वैद्युत ध्रुव आघूर्ण P, यानी ये जो आप देख पा रहे हैं वैद्युत, इसका आघूर्ण कितना बच्चों P है। ठीक है, अच्छा इस पर लगने वाला जो टॉर्क होगा, जो बलून का आघूर्ण होगा, उसकी वैल्यू कितनी होती है वो आपको बतानी है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, इन चारों का एक ऑप्शन ठीक होगा, बाकी 3 गलत होंगे, तो उसी को आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो इसका मैं राइट ऑप्शन बता देता हूँ। देखिए जब भी आपका बच्चों पी साइन थीटा होता है, जब साइन थीटा वाला केस होता है बच्चों, तो डॉट वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि वो तो कॉस थीटा में आता है ना। तो इसका जो ऑप्शन होगा बच्चों ये वाला राइट होगा, ये वाला बिल्कुल राइट होगा, यानी पी क्रॉस ई इसका राइट होगा। जो इसके जो ये वाला ऑप्शन है ये भी गलत होगा और ये भी गलत होगा। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरा। तो इस वाले क्वेश्चन का जो आपका याद रखना, जब कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा होता है तो टॉर्क का मान कितना आता है वेक्टर फॉर्म में, स्पेशली वेक्टर फॉर्म की बात कर रहा हूँ, तो क्या था, पी क्रॉस ई के बराबर आता है। समझ में आ रहा आप लोगों को, जबकि स्केलर फॉर्म में वैल्यू ये होती है स्टूडेंट। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म वैल्यू कितनी होती है, जो पी क्रॉस ई के बराबर होती है। ठीक है, अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 1 था ये, क्वेश्चन नंबर 2 क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों ये है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या होगा, इसके लिए 4 ऑप्शन मिलेंगे। यानी देखिए वैद्युत क्षेत्र को हम कैसे लिखते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से लिखते हैं, किस लिखते हैं बच्चों, ई से, और ई बराबर होता है बच्चों एफ अपन क्यू, एफ अपन क्यू या क्यू नोट होता है। तो मात्रा किसका पूछा, तो मात्रा क्या बनेगा बच्चों, ऐसे देखिए जो था बच्चों, देखिए बल का होता है न्यूटन, ठीक है, और ये क्या आवेश, आवेश का होता था कुलाम, तो मात्रा हो गया कुलाम, न्यूटन प्रति कुलाम। यानी इसके लिए 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बच्चों क्या होगा, न्यूटन प्रति कुलाम होगा। समझ में आप लोग को मेरी बात। अच्छा, और इसका देखिए एक क्वेश्चन और मैंने लिया बच्चों जो इंपॉर्टेंट है, इसे पूछा गया है एप्सिलॉन नोट का मात्रक,
एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा। उसके लिए भी 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसका राइट आंसर क्या होगा वो आपको टिक करना होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और इसमें ये पूछा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या मात्रक होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि एफ इज इक्वल टू क्या था, ई इज इक्वल टू एफ अपन क्यू होता है, ठीक है। जहाँ एफ क्या फोर्स है, तो फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, और जो चार्ज यानी कुलाम आवेश होता है उसका मात्रक कुलाम होता है। तो ई का जो मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति कुलाम होता है। समझ में आप लोगों को मेरा? अच्छा, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड में क्या है, इसको हटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा बच्चों हमसे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा। तो देखिए मैं आपको ज़्यादा ना घुमा फिरा के सीधा आंसर में लेकर चलूंगा। देखिए फार्मूला क्या होता है, देखिए एफ बराबर होता है बच्चों 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये होता है क्यू, और Q1 अपॉन क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, ठीक है। जिसमें बच्चों 1/4 क्या होता है, ये बहुत कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। तो देखिए मात्रक कैसे निकालेंगे, एप्सिलॉन नॉट, ये जो एप्सिलॉन नॉट इसके अंदर आ रहा है बच्चों मुझे इसी का मात्रक चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात। इसको सॉल्व करूंगा इस टाइम। तो देखिए फार्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा इसके अपन वन मान लीजिए इस टाइप से, ठीक। क्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा बच्चों एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर, ऊपर में आएगा बच्चों Q1 और ये Q2 आ जाएगा, ठीक है। मात्रा की बात कर लें तो बच्चों एफ का मतलब क्या होता है, मतलब एफ है फोर्स, फोर्स का होता है न्यूटन, ठीक है। और ये क्या है, दूरी, दूरी का मतलब होता है मीटर, लेकिन इसका तो क्या मीटर स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। और अपॉन में क्या है कुलाम, यानी कि दो आवेश है ना, तो एक कुलाम इसके लिए, एक कुलाम इसके, कुलाम स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा बच्चों कुलाम स्क्वायर। तो मात्रा क्या बनेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम स्क्वायर। किसका मात्रक है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। ऐसे इसके लिए आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, आपको सही आंसर टिक करना होगा। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा बच्चों, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम स्क्वायर। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात? अच्छा, तो बच्चों लेसन नंबर 1 से ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो ऑब्जेक्टिव टाइप थे, ठीक है। अब मैं देखिए शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो इस लेसन से आप लोग को एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। हटा देते इस चीज़ को, ठीक है। अच्छा, तो याद रखें ये 3 मैंने ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन बताए। क्वेश्चन नंबर देखिए, अब हम देखिए शॉर्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन क्या, देखिए पहला क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बच्चों ये है, एक समान वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा बताइए। एक समान वैद्युत क्षेत्र यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आपको 1 नंबर में आपको पूछा जाएगा। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, देखिए ओरल समझाओ, ध्यान समझे। देखिए एक समान वैद्युत क्षेत्र बच्चों ऐसा वैद्युत क्षेत्र होता है जिसमें वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती है और एक दूसरे से बराबर दूरी पर स्थित होती हैं। तो ऐसे वैद्युत क्षेत्र को हम एक समान वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। चलिए समझा रहा हूँ आप लोगों को। देखिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को एक समान वैद्युत क्षेत्र, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। एक समान वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक ही डायरेक्शन में हो, एक ही डायरेक्शन में चल रही हो, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल हो और एक दूसरे से बराबर दूरी पर हो, ठीक है। तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को बच्चे हम क्या बोलते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। तो ये जो है बच्चे ये आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि सारी वैद्युत बल रेखा एक ही दिशा में जा रही है, देखो एक दूसरे के पैरेलल है और लगभग एक दूसरे से बराबर दूरी पर है, ठीक है। तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बच्चों इस कंडीशन को फॉलो करती हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन में चल रही हो, एक दूसरे के पैरेलल हो और एक दूसरे से बराबर दूरी पर हो, तो ऐसा वैद्युत क्षेत्र कहलाता है बच्चों, एक समान वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। तो दूसरा क्वेश्चन बच्चों ये है, इसका शॉर्ट क्वेश्चन, वैद्युत बल रेखा के 2 गुण लिखिए। वैद्युत बल रेखा के 2 गुण लिखिए। तो पहला गुण देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, वैद्युत बल रेखा के 2 गुण लिखने हैं। देखिए तो पहला गुण बच्चों ये है, क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, देखिए क्वेश्चन समझ लीजिए, वैद्युत बल रेखा के 2 गुण लिखिए। तो पहला गुण बच्चों ये होता है कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश में समाप्त होती हैं। यानी कहने का मतलब ये मान लीजिए कि प्लस चार्ज है और ये मान लीजिए माइनस चार्ज है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, प्लस से निकल के माइनस में एंट्री करती है, प्लस से निकल के माइनस में एंट्री करती है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? तो पहली प्रॉपर्टी तो बच्चों यही हो जाएगी। दूसरी प्रॉपर्टी बच्चों ये हो जाएगी, दो वैद्युत बल रेखाएं, दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। यानी मान लीजिए एक वैद्युत बल रेखा ये है, ठीक है, और एक वैद्युत बल रेखा ये है, तो ये कंडीशन बच्चों कभी नहीं होती है। समझ में आ रहा है आपको लोगों? तो 2 गुण आप लिखने होंगे। पहला गुण क्या था कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं, पहला हो गया। दूसरा गुण ये हो गया बच्चों कि दो वैद्युत बल रेखा कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ये इसके लिए आप लोगों को 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसका शॉर्ट क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन में लिए हैं शॉर्ट में। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा। रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा आपको बतानी कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी का आपको बताना वो क्या होता है। तो चलिए देखिए स्क्रीन पर समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन था आपका वो एक समान वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा, और दूसरा था बच्चा आपका वैद्युत बल रेखा के 2 गुण, मैंने आपको बता दिए। और जो थर्ड क्वेश्चन है वो है बच्चों आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है। हटा दे चीज को, चलिए हटाते। तो देखिए स्टैंड,
लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, मान लीजिए ये कोई वायर है, ये कोई वायर है, ठीक है, और ये जब वायर है तो इस पर चार्ज है वो यूनिफॉर्म रूप से एक समान रूप से फैला हुआ है, ठीक है। मान लीजिए धनावेश की बात कर रहा हूँ स्पेशली, ठीक है। तो मान लीजिए ये जो तार है बच्चों, तो इस तार पर जो आवेश है वो एक समान रूप से फैला हुआ है, यानी इसके हर पॉइंट पर अगर चार्ज की बात करूँ तो चार्ज हर जगह क्या बच्चों समान है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इसके टॉप पर चार्ज ज़्यादा है या बॉटम पर चार्ज ज़्यादा है या मिडिल में ज़्यादा है, कमवर्ती नहीं है, बिल्कुल यूनिफॉर्म चार्ज है इस पर, ठीक है। अब हम बात करनी है रेखीय आवेश घनत्व की। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है उसको समझिए। देखिए स्टैंड, मान लीजिए 10 मीटर लंबा तार है, कितने मीटर लंबा था बच्चों, 10 मीटर लंबा तार है, तो इसके 1 मीटर लंबाई में, कि इसकी 1 मीटर लंबाई, मान लो 1 मीटर लंबाई यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो इसकी 1 मीटर लंबाई में जितना चार्ज होगा, 1 मीटर लंबाई में जितना चार्ज होता है बच्चों, वही कहलाता है आपको बच्चों रेखीय आवेश घनत्व आता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरा। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, डेफिनेशन बच्चों ये बनेगी, किसी तार की एकांक लंबाई पर स्थित आवेश की मात्रा को हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। एक बार फिर से समझा रहा हूँ, किसी तार की एकांक लंबाई, मैंने देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है ना कि लेंथ कितने ली, 1 मीटर के बराबर ली है ना, तो किसी तार की एकांक लंबाई पर स्थित आवेश को हम क्या कहते हैं बच्चों, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला अगर बच्चों बनाएंगे तो फार्मूला बनता है बच्चों लैम्डा इजिकल टू बनता है बच्चों आपका Q/L, ठीक है। समझ में आ रहा, मात्रा क्या होगा, कूलाम पर मीटर हो जाएगा। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। तो ये आपको समझ में आएगा कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, ठीक है। अच्छा, तो बच्चों ये 3 क्वेश्चन थे जो शॉर्ट क्वेश्चन थे, और 3 ही मैंने आपको बच्चों बहुविकल्पीय प्रश्न बताए। देखो स्टैंड आप लोगों को फिर बता रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बच्चों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इनकी क्वेश्चन की तैयारी जरूर करें, एक बार आजमा कर देखें, और फिर मुझे बताएं कि आपका रिजल्ट कैसा रहा स्टैंड। आपको 100% से फायदा मिलेगा स्टैंड, ठीक है। अच्छा, अब देखिए लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, देखिए लॉन्ग क्वेश्चन को समझे। देखिए अथवा वाला ही बताऊंगा आप लोगों को, टेंशन न लें। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या, देखिए पहला लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों ये है, गॉस के नियम को लिखिए तथा इसके आधार पर अनंत विस्तार वाली समतल अचालक प्लेट के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी जो लॉन्ग क्वेश्चन पहला है वो ये है कि गॉस के नियम को लिखिए, यानी गॉस की प्रमेय आप लोगों ने पढ़ी होगी सिलेबस में, उसको लिखना है। गॉस की प्रमेय को लिखिए तथा इसके आधार पर अनंत विस्तार वाली समतल अचालक प्लेट के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ट्रिपल स्टार लगा लीजिए इस पे, 100% आएगा इस साल। तो चलिए देखिए, अब मैं इसके सॉल्यूशन को समझा रहा हूँ ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। नोट्स हाथ बताते तो चलेंगे स्टैंड, ठीक है। चलिए तो देखिए स्टैंड, हम बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन की। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, पहले तो हमें स्टेटमेंट देना है गॉस थ्योरम का, यानी गॉस लॉ क्या है, ठीक है। तो ये बच्चों आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, ठीक है। यानी बड़े बड़े प्रश्न यहाँ पे जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब जो आपसे 5 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहले तो आपको बताना है बच्चों गॉस के नियम का स्टेटमेंट, यानी गॉस के नियम को बताना है। तो बच्चों गॉस का नियम ये होता है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्या कहा था उसने ये बताया था बच्चों, अगर मान लीजिए कोई चार्ज है वो क्यू चार्ज है, ठीक है, और इस सरफेस के अंदर बंद है, तो इससे निकलने वाला जो नेट फ्लक्स होगा वो क्या होगा बच्चों, इस चार्ज का क्या होगा, वो 1/ε0 गुना होगा। ये किसने कहा था, ये बच्चों गॉस ने कहा था, यही गॉस के नियम का स्टेटमेंट है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है बच्चों किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युबल रेखाओं की संख्या, किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युबल रेखाओं की संख्या, वही क्या कहलाती है बच्चों, उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात। यानी जितनी वैद्युबल रेखाएं इस पृष्ठ को पार करके जाएंगी, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगी, वो इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहलाएंगी। और ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ना, ये एक बॉल टाइप का, जैसे बॉल होती है ना, वॉलीबॉल वाली गोल वाली बॉल, ये सर्कल नहीं है, ये 3D स्ट्रक्चर बच्चों, एक बॉल जैसा है। ये कैसा है, बॉल जैसा। बॉल के केंद्र यानी इसका जो बॉल का जो सेंटर होगा, उस सेंटर पर क्या चार्ज है, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो अब इससे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से गुजरेंगी, ठीक है, तो वो जो कहलाएगा बच्चों इस फ्लक्स से, इस सरफेस से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा। उसकी वैल्यू कितनी आती है, इस क्यू का, यानी इसको सेंटर पर जो चार्ज है, इस क्यू का 1/ε0 गुना होता है फ्लक्स। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात। तो ये गॉस के नियम का स्टेटमेंट था। अच्छा, अब देखिए इसने ये कहा है कि इसके आधार पर अनंत विस्तार वाली समतल अचालक प्लेट के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। चलिए मैं समझा रहा हूँ, उसको करके दिखाता हूँ। तो देखिए स्टैंड, हटा दें चीज़ को। तो ये तो हो गया बच्चे स्टेटमेंट गॉस के नियम का, ये तो आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में,
ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या दे रहा है उसको समझिए। क्वेश्चन बच्चों ये है, देखिए, अनंत विस्तार वाली समतल अचालक प्लेट, एक ऐसी प्लेट बनाएंगे, ठीक है। मान लीजिए प्लेट बच्चों ये है, यहाँ प्लेट बनाएंगे ये, ठीक है। और मान लीजिए इस पर क्या है, ये प्लस आवेश समान रूप से फैला हुआ है, और इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है यानी रेखा आवेश घनत्व वो क्या है बच्चों, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, ठीक है। अच्छा, तो इसके लोग कैसे रचना करते हैं उसको समझ लीजिए एक बार। ये यहाँ से क्या खींचेंगे बच्चों, हम एक गॉसियन प्रेस खींचते हैं बेलनाकार। रचना कैसे करते हैं उसको समझ लीजिए, फिर इसको सॉल्यूशन को समझेंगे, ठीक है। मान लीजिए ये देखो बच्चों, प्लेट ये ऐसे रखी है बच्चों, कैसे रखी, ऐसे रखी है, तो इस और को साइड ये और एक इस साइड को ये वाली साइड, देखो रहे आप लोग मेरी बात। चलिए मैं इसको समझा देता हूँ कुछ इस टाइप से। ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है ये। तो अब इसके कारण मुझे वैल्यू चाहिए तीव्रता। मान लीजिए यहाँ से इसकी जो पॉइंट की दूरी है वो क्या है बच्चों, आर है। कितनी है बच्चों, आर। मान लीजिए अब देखो स्टैंड, हमने क्या किया कि एक प्लेट बनाई, उसमें हमने प्लस चार्ज दिया, ठीक है। और हमने क्या पूछा, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा है, ठीक है। अब इसके देखिए ये जो इसके सिरे होंगे, ये वाले सिरे, ये इसके समतल सिरे होंगे, ये क्या होंगे बच्चों, समतल सिरे होंगे। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये क्या है इसका बच्चों, वक्र पृष्ठ होगा, यानी ये इसके होंगे समतल पृष्ठ और ये होगा इसका वक्र पृष्ठ। समझ में आ रही है आप लोग को मेरा। जैसे ही मेरे आते हैं देखिए मार्कर है, ठीक है। तो चल मैं कापी लिख देता हूँ। देखिए ये तो ये देखिए ये क्या इसका वक्र पृष्ठ है, और ये जो आप सिरे देख पा रहे हैं ये वाले, ये इसका समतल पृष्ठ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जरा डायग्राम को समझें, यहाँ पे जो समतल पृष्ठ है बच्चों, समतल पृष्ठ, ठीक है, वाले और ये वाले, ठीक है। यहाँ से देखो आप जानते हैं कि जो प्लस आवेश है, तो प्लस आवेश से क्या लगता है, वैद्युबल रेखाएं निकलती हैं। समझ में आप लोग मेरा। तो वैद्युबल रेखाएं जब निकलेंगी तो बच्चों, तो वो किसको पार कर जाएंगी, वो इस वाले एरिया को पार करके जाएंगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, वो ऐसे होगी यहाँ पे। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात। और इस पर अगर हम बच्चों, अगर हम एरिया वेक्टर देखें, क्षेत्रफल सदिश देखें, तो वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, वो भी इसी डायरेक्शन में होगा क्या नहीं होगा। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात। अच्छा, वही कंडीशन में तो क्यों आपको इधर देखने मिलेगी, क्योंकि प्लस चार्ज तो पूरी प्लेट पे है, तो इधर को भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन बच्चों ये होगी, और इसका हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है बच्चों, किसी तल पर क्या होता है, लंब होता है, किसी तल पर क्या होता है, लंब होता है। तो इस पर यानी जो आप देख पा रहे हैं ऐसे करके, तो अगर ये वाला एरिया है इस वाले, तो लंब किधर था, लंब इधर से तो आएगा। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात। अच्छा, अगर हम बात करें वक्र पृष्ठ की, ठीक है, तो ये तो है बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, यानी तो ई की डायरेक्शन हो जाएगी। समझ में आ रहा है। और इस पर लंब कैसे आएगा बच्चों, लंब आएगा इस पर ऐसे, तो ये हो जाएगा बच्चों आपको डी ए की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये डी हो जाएगा। तो इसके बीच का जो एंगल है बच्चों वो कितना, 90 है। कितना बच्चों, 90। और जबकि यहाँ पे कोई थीटा नहीं है, यहाँ पे थीटा कितना बच्चों, इसके समतल सिरों पर जो थीटा है बच्चों वो कितना, 0 है। और यहाँ पे भी थीटा कितना बच्चों, 0, क्योंकि यहाँ पे कोई एंगल नहीं बना, तो थीटा यहाँ भी 0 है स्टैंड, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोग को मेरा। तो यहाँ से जो निकलने वाला फ्लक्स है उसको मान लीजिए φ2, और यहाँ से जो निकलने वाला फ्लक्स है उसको मान लीजिए φ1। समझ में आ रहा है। यानी कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बच्चों यहाँ से पास होंगी और यहाँ से पास होंगी, यहाँ से कोई वैद्युबल रेखा पास नहीं होगी, क्योंकि वो तो इसके पैरेलल निकल जाएंगी, इसके वक्र पृष्ठ के पैरेलल निकलेंगी। लंबवत कहाँ से निकलेंगी, इसके समतल सिरों से निकलेंगी। समझ में आ रहा है। अब हम देखेंगे बच्चों इस पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स, फिर हम गॉस थ्योरम लगाएंगे इसके अंदर। तो चलिए समझाते हैं, ठीक है। तो एक बार में देखिए, चलिए मैं इसको सॉल्यूशन करा ही देता हूँ। तो देखिए लिखेंगे, प्लेट से, या ऐसे लिख लीजिए, समतल सिरों से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई बराबर हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा φ1 प्लस φ2। देखिए φ1 कितना है, फ्लक्स का सूत्र क्या होता है बच्चों, ये होता है ई डॉट डी ए। क्या होता है, ई डॉट डी ए होता है, ये आपने पढ़ा होगा इस लेसन में, ठीक है। और पूरे का एरिया का करते हैं, लिमिट लगा लेंगे, मान लीजिए यहाँ ए लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि पूरे का एरिया कितना ए है ना इसका। फिर इसी प्रकार से देखो ई डॉट डी ए, यानी कहाँ की बात चल रही है, यहाँ की बात चल रही है। ये φ1 है और ये क्या बच्चों φ2 है, ठीक है। अच्छा, फार्मूला अगर मान लीजिए पूरे क्षेत्रफल ए है, तो यहाँ हो जाएगा ई डी ए कोस हो जाएगा, ई डी ए कोस थीटा। देखिए यहाँ पर थीटा कितना, 0 है। इसी प्रकार बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये जाएगा ई डी ए कोस 0, क्योंकि यहाँ भी थीटा क्या देखिए 0 है, दोनों तरफ थीटा आप देख पा रहे हैं 0 0 है ना। समझ में आ रहा है। यहाँ पे इसको क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कोस अगर यहाँ फार्मूला लगाओगे तो ई डी कोस 90 और कोस 90 के बाद तो 0 हो जाएगा, यानी इसके वक्र पृष्ठ से कोई भी फ्लक्स नहीं पास होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सोल्व करिए इसको, ये ए लिमिट ए तो हो जाएगा ई, और ये डी ए हो जाएगा प्लस, इसी प्रकार की लिमिट ये चल रही है ए, ठीक है, और ये हो जाएगा ई
डी ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ई को बाहर निकाल लेंगे, तो ई बाहर निकालेंगे तो ए और ये रहेगा बच्चों डी ए। इस प्रकार बच्चों यहाँ से ई को बाहर कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बच्चों डी ए हो जाएगा। इस पूरे को मिलाएंगे, डी ए डी ए डी ए को पूरा ए बन जाएगा, बन जाएगा ए, तो हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा ई ए प्लस, इसी प्रकार से बच्चों ये भी क्या हो जाएगा, ये पूरा ए बनेगा, है ना, तो ये हो जाएगा ई ए बन जाएगा। तो ये 2e हो जाएगा, 2e ए हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, और ये 5e बराबर आ गया। समीकरण नंबर फ्लक्स निकालना है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को 5e से लिख देते हैं, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये 5e। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब चलेंगे गॉस की प्रमेय से बच्चों, किससे, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से। तो गॉस की प्रमेय क्या होती है बच्चों, ये होती है 5e बराबर होता है बच्चों आपका q अपॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये मैंने आपको बताया q इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए q बराबर क्या होता है, देखिए q बराबर बच्चों होता है आपका, देखिए q बराबर होता है बच्चों आपका सिग्मा ए। क्या होता है, सिग्मा ए। ये कैसे बनता है फार्मूला, देखो फार्मूला होता है सिग्मा इक्वल टू होता है बच्चों q अपॉन ए। क्या होता है, q अपॉन ए। ठीक है, यानी देखिए पृष्ठीय आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहाँ से अपन 1 माने क्रॉस इक्वलिटी गुणा करेंगे, q का वैल्यू निकालेंगे तो q बराबर आ जाएगा बच्चों सिग्मा ए आ जाएगा। तो ये 5e इक्वल टू हो जाएगा बच्चों आपका सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको समीकरण बच्चों 2 कह दीजिए, समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 को देखिए बच्चों, समीकरण 1 और 2 में देखो ये LHS बिल्कुल सेम है, ये चीज़ तो बिल्कुल सेम आ रही है ना। ठीक है, अब इसको लिख लीजिए, क्या देखिए लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो ये क्या देखिए 2e और ये क्या बच्चा आपका सिग्मा ए इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, देखिए ए से यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो ई का वैल्यू निकालेंगे हम तो 2 इसके से चला जाएगा, तो ये बच्चों ये हो जाएगा ई इक्वल टू हो जाएगा बच्चों आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये इसका डेरिवेशन आपको बच्चों प्रूव करना होगा, मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि इस डेरिवेशन को हम कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है, समझ में आप लोग को मिला। तो बच्चों अगर हम गॉस के नियम की सहायता से किसी समतल अचालक प्लेट के जब सभी हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, तो इस प्रकार से बच्चे हम निकालते हैं, इसका वैल्यू कितना आता है, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आता है। और याद रखें देखो ई का जो वैल्यू होता है वो आर पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, और बच्चों ये तो एक ये क्वेश्चन रहा। इसका जो अथवा वाला क्वेश्चन है बच्चों वो ये है, अथवा मैंने बताया ना कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है अथवा में पूछे जाते हैं, तो या तो ये वाला क्वेश्चन आएगा, या फिर अथवा वाला क्वेश्चन बच्चों ये है कि वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ जो अथवा में आएगा इसके साथ। ठीक है, दोनों में से कोई चेक करना होगा। वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अथवा वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ, वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो ये इतना सारा सिलेबस आपके फर्स्ट लेसन से पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। आई होप की जानकारी अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले इसी टाइप के वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू।